उतना ही ज्यादा डेवलप हुआ। यही बात तेंदुलकर में है, उसने स्पिन को, बॉलर के स्पिन को मेजर किया, प्रिसाइज मेजर किया। अब ये गुगली मारेगा, अब ये रिवर्स स्विंग करेगा, अब ये लेफ्ट स्पिन करेगा, अब ये ऑफ स्पिन करेगा। उसने बॉल के एंगल को देख करके प्रिसाइजली दिमाग में मेजर कर लिया। अब उसके बाद उसने शॉट लगाया, तो क्या हुआ, जितना ज्यादा प्रिसाइज मेजर उतना ही ज्यादा अच्छे शॉट्स, है ना। तो वैसे ही हमारा साइंस है कि हम जितना ज्यादा उसी प्रिसाइजली मेजर कर पाएंगे उतना ही अच्छा साइंस को समझ पाएंगे। इसीलिए फिजिक्स क्या है, जो लोग ऑब्जर्व करना जानते हैं उनके लिए फिजिक्स बहुत ही इजी है। न उन्हें बहुत लंबे नोट्स बनाने हैं, न उन्हें बहुत ज्यादा रटना है, कुछ नहीं करना, बल्कि अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्वेशन का जो आर्ट है उसे सीख लेना है। तो हम फिजिक्स इसी चीजों के साथ स्टार्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन के साथ, कि हम चीजों को ऑब्जर्व करना चाहें। तो पहला जो चैप्टर आपने अपने स्कूल में आपने शायद पढ़ा होगा, जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई होगी, 11th पहुंचे होंगे, तो जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वो होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर, नाम सुना है सबने? आवाज आ रही? यस सर। है ना? तो फिजिकल वर्ड पढ़ा है स्कूल में तो। हाँ हाँ, ये फिजिकल वर्ड उसी में आएगा। एक्चुअल में फिजिकल वर्ड एक लिटरेचर टाइप की चीज है कि हमारे पास आसपास चीजें क्या है। मैं अभी जब आपको ये पढ़ाऊंगा तो ये फिजिकल वर्ड से रिलेट कर जाएगा, है ना। तो बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो ब्रॉडली चैप्टर का नाम है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास आसपास की चीजों में कुछ चीजें मेजर करने की चीजें होती है। जैसे मैं बात करूं, ये मार्कर की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब मैं किसी चीज को ऑब्जर्व करूंगा तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करके ऑब्जर्व करूंगा। जैसे एक कोई लंबा आदमी जा रहा है तो मैं कहूंगा बहुत लंबा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसकी लेंथ को मेजर किया। अगर कोई मोटा हैवी आदमी जा रहा है तो मैं कहूंगा बहुत मोटा आदमी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके वेट को, उसके शेप को मेजर करके ये बात कह रहा हूं कि वो मोटा है ना। अगर कोई गोरा है तो क्या कर रहा हूं, मैं उसके कंपैरिजन कर रहा हूं। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है। जैसे ये लेंथ है, ये क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो यूनिट से मेजरमेंट में जो पहला टॉपिक है वो हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस टेम्परेचर, और उसके बाद बाकी जो क्वांटिटीज है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये सब क्या है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो होता है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस सेकंड थिंग इज यूनिट। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसमें मेजर करने के बाद उसमें दो चीजें आती हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है एंड सेकंड वन इज द यूनिट आता है। कैसे? बहुत छोटा सा एग्जांपल, बहुत आसान सा एग्जांपल। आप मार्केट में गए, आपने कहा 1 kg एप्पल दीजिए, तो 1 kg, ये जो 1 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg उसका यूनिट है। आप गए, आपने कहा कि 4 लीटर मुझे मिल्क चाहिए, तो 4 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, लीटर क्या होगा, यूनिट होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम मेजर करेंगे उसमें दो वैल्यू बताएंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, दूसरा क्या आएगा, यूनिट आएगा। ये होता है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का। बहुत आसान सा एग्जांपल है जो हमारी डेली लाइफ में आप कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम हर चीज का यूनिट बताते हैं, बिना यूनिट के हम उसे वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे आप गए, आपने कपड़ा कहा, भाई कपड़ा दे दो, वो बोले कितना, कहेंगे आप 4, आपने कहा 4, तो 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर भी हो सकता है कि 4 किलोमीटर मांग रहे हैं कपड़ा आप, है ना। तो वो तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आपको उसको यूनिट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरीके से क्लेरिफाई करते हैं। अब
अब ये बात आ गई कि 1 केजी, यहां पर बात आ गई 1 केजी की। तो जब हमने ये देखा कि आसपास की चीजों में जिनको भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना होता है, अगर हम हर जगह मेजर करें, जैसे मैं कहूं यहां पर हम 1 केजी कह रहे हैं और इंग्लैंड में जाऊं तो 1 पाउंड कहा जा रहा है, अगर मैं और कहीं जाऊं तो 1 ग्राम कहा जा रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा जो है कंफ्यूजन बना हुआ था। तो हर दुनिया में, हर कंट्रीज में क्या हो रहा था कि अलग अलग सिस्टम दिए जा रहे थे कि कौन सा सिस्टम कहाँ फॉलो किया जाए। तो इसी तरीके से 3-4 सिस्टम पूरे ऑल वर्ल्ड में दिए गए। जैसे कि आपने भी सुना होगा, जो पहला सिस्टम आया इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का सिस्टम, वो था CGS, स्मॉल में CGS। सुना है सबने? यस सर। इस CGS में C क्या होता है? सेंटीमीटर। G for the gram, ग्राम। and S for the second। अगर देखा जाए तो सेंटीमीटर किसको कर रहा है नोटिफाई? ये है लेंथ, ग्राम इज द मास, एंड सेकंड इज द टाइम। टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट ये 3 है। तो पहले एक सिस्टम हमारे पास कई जगह चलता था, वो है CGS, आज भी कई जगह फॉलो किया जाता है। उसके बाद एक और पॉपुलर सिस्टम था, वो था FPS। FPS ये सिस्टम, F फॉर द फुट, फुट जैसे मैंने कहता हूं ना, पाइप लेने आता है तो 1 फीट पाइप दे दिए, फुट। P इज द, क्या होता है ग्राम के लिए? पाउंड। पाउंड। एंड S फॉर द सेकेंड। ऐसे ही हमारे पास एक और पॉपुलर सिस्टम था, MKS, M फॉर द मीटर, K फॉर द किलोग्राम, एंड S फॉर सेकेंड। ये 3 बड़े पॉपुलर सिस्टम थे। ये जो पॉपुलर सिस्टम था CGS, ये नोटिफाई किया गया, पहले इन्वेंट किया गया फ्रांस में। सेकंड वन ये फुट, देखिए इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, पाउंड। पाउंड हमेशा इंग्लैंड में यूज किया जाता है, तो इसे कहा किया गया? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। एंड थर्ड वर्ड, इसको भी फ्रांस में ही देखा गया। अब ये 3 अलग अलग सिस्टम ऑल वर्ल्ड में अलग अलग एरिया में चल रहे थे, लेकिन अगर ये हर सिस्टम, पूरा पूरा वर्ल्ड अगर एक सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो इसमें तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। तो 1970 के आसपास एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया और उसे कहा गया SI सिस्टम। SI सिस्टम, SI का मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये जो इसको फ्रेंच में लिखा गया, तो फ्रेंच लैंग्वेज में उसको उल्टा करके लिखा था। हाँ, तो इसके लिए क्या हुआ? मीटर और उसके बाद ग्राम और सेकेंड, ये 3 चीजें इसमें मान ली गई, मीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो ये सिस्टम सबसे ज्यादा आज के दौर में फॉलो किया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा SI सिस्टम को ही फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये 3 सिस्टम भी कहीं कहीं फॉलो किए जाते हैं आज भी, कहीं कहीं लोकली। जैसे कि बात की जाए कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन क्या चाइना के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है? नहीं, वो नहीं मानते। गूगल हर जगह पाया जाता है, लेकिन चाइना में नहीं है। तो कहीं कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन इंटरनेशनली 1970 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ फ्रांस में, वहां पर इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया गया, ऑल वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारे पास SI सिस्टम है। ये सब लोग जानते हैं, नोट करने की जरूरत है आपको? कहीं नोट कर लिए। नोट करना चाहते हैं? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब देखिए हमारे पास एक सिस्टम आ चुका, हमने पहले फिजिक्स के बारे साइंस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद फिजिक्स पे आए, फिजिक्स के बाद अपने चैप्टर पे आ गए, और चैप्टर के आने के बाद हमने 3 सिस्टम को देखा, तीनों सिस्टम के बाद चौथा सिस्टम हमने एक्सेप्ट कर लिया। उस चौथे सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स बताई गई, यानी जो यूनिट्स होती हैं उन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट जो कहा गया वो था फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकंड वन कहा गया डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड फंडा। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जिनको मेजर करने के लिए वो फिजिकल क्वांटिटी आती है जिनको मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि लेंथ, अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो आप स्केल लाइए और यहां पर लगा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, उसकी लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है? लेकिन बात की जाए अगर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, हम यूनिट से चेक कर लेते हैं, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस भी मेजर करना है, सेकेंड वन इज टाइम भी मेजर करना है। इसका मतलब इसमें ये जो वेलोसिटी है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट। तो इसी तरीके से 7 फंडामेंटल यूनिट आपको बताई गई, ये क्लेरिफाई कर दिया गया कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, जिनमें की जो अब यहां पर 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ हो गया। सिक्स वन इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड सेवेंथ जो होता है वो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी ऑफ मेटल। ये 7 हैं, बड़े बेसिक से हैं, एक एक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी बहुत आसान से है। लेंथ, बच्चे अपना स्क्रीनशॉट भी ले लेना, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ ठीक है। ये दिख रहा है, ये 7 यूनिट आपको दिख रही है सभी? यस सर। फर्स्ट वन इज लेंथ, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, इसके लेंथ को मेजर किया जाएगा, वो किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में। मीटर में इसको जो नोटिफिकेशन होगा वो होगा एम, स्मॉल एम। मास को हम मेजर करेंगे किस यूनिट में, केजी, नोटिफिकेशन वही होगा केजी, इसको केजी ना लिख करके हम इसको लिख देते हैं फुल फॉर्म में किलोग्राम। थर्ड वन इज सेकेंड, इसको नोटिफाई किया जाएगा स्मॉल एस से। टेम्परेचर इसको करेंगे केल्विन में, और इसका नोटिफिकेशन होगा स्मॉल के। इलेक्ट्रिक करंट इसको मेजर करते हैं हम एम्पियर में, और नोटिफाई करते हैं कैपिटल ए। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब होता है हिंदी में तीव्रता, तो कोई चीज अगर जल रही है, कोई चीज लाइट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो वो क्या होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसको हम नोटिफाई लिखते हैं कैंडिला, CANDELA, कैंडिला।
इसको नोटिफाई करते हैं CD से। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड मोल। जैसे कि एक होता है अवोगैड्रो नंबर, केमिस्ट्री में पढ़ा है अवोगैड्रो नंबर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वो क्या होता है, वो एक क्वांटिटी बताता है। 6.23 into 10 power 6.023 into 10 power 20 करके 23. होता है। हाँ, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास क्वांटिटी बताता है कितने सारे हैं उसमें, है ना, क्वांटिटी कितनी है। तो ये हमारे पास 7 बेसिक्स यूनिट्स हैं। इन 7 यूनिट से किसी को कुछ के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं? No, sir. मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूं आपको मैं इसका। ओके, अब देखिए ये 7 के बाद 2 और क्वांटिटी में बताई गई, 2 और यूनिट्स बताई गई हैं कि वो भी इसी में आती हैं, एक्स्ट्रा बताई गई बाद में। वो क्या है, 8th मैं इधर लिख दे रहा हूं, 8वां वो क्या होता है, प्लेन एंगल। एंड 9th इज सॉलिड एंगल। इसको लिखते हैं हम रेडियन में, मेजर करते हैं रेडियन में, RAD से नोटिफाई करेंगे इसे। और इसको लिखते हैं स्ट्रेडियन और इसे SR से नोटिफाई करेंगे। इन दोनों को समझिए, ये दोनों क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, इस तरफ दिखाई पड़ रहा है आपको, जैसे ये रहा, Yes, sir. ये हाँ एक सर्किल है, इस सर्किल का जो रेडियस है R है, इसका रेडियस R है। अगर मैं बात करूं इसमें एक R की, इस R की, ये R क्लियर हो सबको? तो ये इसका रेडियस स्मॉल r और ये एंगल है थीटा और ये है लेंथ L। तो अगर यहां पर थीटा की बात की जाए तो वो होगा L/R। पढ़ा है कभी आपने? ये आपने कभी देखा है? ये थीटा, रेडियस R और ये आर्क है L। तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, L/R। यानी ये R इस पॉइंट सेंटर O पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बना रहा है, उसको कहते हैं प्लेन एंगल। क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई डाउट तो भी पूछ लीजिए, क्योंकि मैं अभी Okay. सॉलिड एक एंगल बार भी फिर आपको से बता बताऊंगा। दीजिए। फिर से बता रहा हूं आपको मैं, इधर देखिए, ये हो गया एक सर्किल। इस सर्किल का जो रेडियस है वो है स्मॉल r और हमने इस पर एक आर्क लिया, हमने इस पर एक आर्क लिया। उस आर्क को मैं अभी आपको रेड लाइन से बना दे रहा हूं। सॉरी, ये रेड लाइन से बन गया और ये हो गया। अब देखिए ये जो आर्क है, इस आर्क की बात कर रहा हूं, कहां से, ये आर्क, इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल l है, इसकी लेंथ स्मॉल l। ये सेंटर पॉइंट O है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये L इस पॉइंट O पर एक एंगल बना रहा है, उस एंगल को क्या कहा जा रहा है, थीटा। तो कोई पूछे कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे थीटा क्या होता है, ये होता है R की लेंथ L अपॉन ये इसका रेडियस R। क्या आपने मैथमेटिक्स में भी आपको यूटिलाइज करना होगा इसको, तो यहां समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। ये L O पर थीटा एंगल बना रहा है, उस थीटा की वैल्यू ये होगा L/R। इज इट क्लियर? अब क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये तो L जो था, ये आर्क, ये एक लाइन है, ये क्या है, ये सिर्फ एक लाइन है। अब मैं बात कर रहा हूं एक और एंगल बनता है, कैसे,
अभी बारिश आएगी तो आप छतरी यूज करेंगे। छतरी कैसी होती है? अम्ब्रेला इस तरीके से होगा, ये उसकी लेंथ होगी, रॉड होगी, और इस पर क्या होगा, एक ऊपर से हेमिस्फेयर बना होगा, ऊपर से एक सर्किल बना होगा, हेमिस्फेयर। याद कर रहे, विजुअलाइज कर पा रहे सब लोग? देख पा रहे अपने चारों तरफ कहां का आपके ऊपर छतरी है। अब मैं कहूं कि ये जो छतरी है, ये जो हेमिस्फेयर, इस रॉड के इस पॉइंट पर एक क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा। देखिए एक एंगल बनाएगा। अब वो एंगल क्या होगा, किसी लाइन के थ्रू नहीं बन रहा, बल्कि पूरे के पूरे छतरी के ऊपर से बन रहा, एक हेमिस्फेयर के थ्रू बन रहा। वो कहां एंगल बन रहा है, इसके ऊपर। तो ये एंगल क्या है, ये 3D का एंगल है, ये 2D का एंगल नहीं है। ये 3D का जो एंगल है, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। क्लियर हुआ सबको कि सॉलिड एंगल कैसे बनेगा? यस सर। इज इट क्लियर सबको? कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छा सा एग्जांपल है छतरी का, आप कभी भी देख सकते हैं। कभी कोई डाउट हो सर प्लीज छतरी खोलने रिपीट। का। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। चलिए फिर से बताता हूं कि मान लीजिए ये हमारी छतरी है, ये Yes, छतरी sir. है, और ये हमारा हो गया रॉड। अब इस छतरी ने इस पॉइंट पर ये नीचे वाले पॉइंट पर एंगल बनाया। यहां से लाइन मिला दो, यहां से लाइन मिला दो, यहां से लाइन मिला दो, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, तो इस सेंटर पॉइंट पे क्या हुआ, एक एंगल बना। ये एंगल कैसा है? Angle. ये पूरा गोल एंगल है पूरा, है ना? हेमिस्फेरिकल से। हाँ, हेमिस्फेरिकल एंगल बन रहा। और अगर कोई एक लाइन नीचे एंगल बनाता तो वो एक लाइन का एंगल होता। तो दोनों एंगल में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। ये जो एंगल था वो एक लाइन का एंगल था, इसको कहेंगे प्लेन एंगल। और जो मैंने छतरी का एग्जांपल दिया उसको कहेंगे सॉलिड वो एक एंगल। पॉइंट पे एंगल था। हाँ, एक पॉइंट पे बनेगा और 3 डायमेंशनल होगा वो 2 डायमेंशनल नहीं यस होगा। ये क्या होगा, यस। ये 2 डायमेंशनल होगा। तो ये जो सॉलिड एंगल होगा उसको मेजर करेंगे स्ट्रेडियन, STRADIAN, स्ट्रेडियन, जिसको नोटिफाई करते हैं स्मॉल s r से, स्मॉल s r से। और इसका जो हाँ सॉलिड एंगल का, हाँ, इसको सॉलिड एंगल को नोटिफाई भी करते हैं हम, इसको ओम लिखते हैं, जिसे हम यूनिट तो SR होगा, और ये होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। कैसे सरफेस एरिया? आपने जो हेमिस्फेयर कहा उसका जो एरिया है वो सरफेस एरिया लिखिए, और ये जो छतरी की जो रॉड है उसकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये आता है सॉलिड एंगल। इसको नोटिफाई किससे कर रहे थे हम? थीटा से। ये यस। इसको नोटिफाई कर रहे थे थीटा से, इसको नोटिफाई करते ओम से। इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट होता है स्ट्रेडियन। क्लियर? कोई डाउट किसी को भी? नो सर। नो सर। तो यहां पर हमने 7 बेसिक यूनिट्स है, तो 9 बेसिक यूनिट, लेकिन 7 का नाम लिया जाता है, फिर उसमें 2 बाद में ऐड कर दिए गए। तो हमारे पास ये 9 बेसिक यूनिट्स होंगे, जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? 9 हमारे पास क्लियर हो गया एकदम। अब बात आती है, Yes, अगर sir. मैं कहूं डिराइव्ड यूनिट। देखो इन 9 को मेजर करने के लिए हमें किसी और यूनिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे टाइम मेजर करना है, सीधे सेकंड में मेजर कर लिया, कोई बात नहीं। टेम्परेचर मेजर करना है, केल्विन में मेजर कर लिया। केल्विन में कर किसी, लिया। हाँ, किसी और यूनिट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर बात करें हम डिराइव्ड यूनिट की, इसकी, ये डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी होंगी? वेलोसिटी, जिसमें लेंथ मेजर करना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मेजर करना होगा, एक्सेलरेशन है कि नहीं, मोमेंटम, यस सर। मास इनटू वेलोसिटी, वो भी मेजर करना होगा। तो ये क्या है, ये सब डिराइव्ड यूनिट है। तो हमें ये यूनिट का क्लासिफिकेशन हमारा हो गया। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, अभी फोटो खींच लेता हूं, आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर दूंगा। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं कभी कभी आपके एग्जाम में, इस पर, इन टॉपिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स यस। आते हैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर, कि जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ है, हमने जो नॉलेज गेन किया है, उसको अप्लाई कहाँ करना है, किस तरीके से हमें यूनिट का कन्वर्जन करना है, और यूनिट का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, वो हम न्यूमेरिकल के थ्रू सीखेंगे धीरे धीरे।
तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, हमारे एप्लीकेशंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं बोर्ड पर। Question is, how many light years are there in 1 meter? यानी 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं। लाइट ईयर्स को हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर्स मीन्स एक साल में जो लाइट है वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये 2 नंबर के मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत पहले आ चुका है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास क्या कोई कंपैरिजन हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर हम बात करें 1 लाइट ईयर की, लाइट ईयर को नोटिफाई करते हैं एल वाई, स्मॉल एल वाई। तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यहां पर हमें क्या निकलना है, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स हैं। तो अगर मैं इसको इधर लिख लूं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। 1 मीटर की बात करें तो 1 लाइट ईयर अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15, ये अपॉन में चला जाएगा। तो 1 मीटर जो आंसर आएगा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में अभी टाइम वेस्ट ना हो, बाद में हम लोग 1.057 into 10⁻⁻16 लाइट ईयर। ये हमारा आंसर है। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और हमने इसको कई स्टेप्स में इसलिए किया ताकि स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल है और हम धीरे धीरे उसको आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्लियर है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। कोई डाउट किसी को तो नहीं इसमें? नो सर। ओके, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैंने भेजा नहीं। अच्छा, ग्रुप में ऐड होंगे ना। हाँ, जूम क्लास 11 अभ्यास। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। What is the number of electrons that would weight 1 kg? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? किसी के पास कोई ऑप्शन? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर 1 केजी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो ऐसे तो ऐसे समझो बहुत आसानी से। हमारे पास मान लीजिए एक बकेट है,
इस बकेट में नंबर ऑफ एग्स पड़े हुए हैं, अंडे पड़े हुए हैं। कितने हैं पता नहीं हमें, कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन कहा गया कि टोटल बकेट का जो वेट है वो 20 केजी है। टोटल बकेट का वेट 20 केजी है, और मुझे ये पता है कि एक एग का वेट 4 केजी होता है, एक एग का वेट। तो नंबर ऑफ एग्स कितने हैं? आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। हाँ बताइए। अगर टोटल बकेट का वेट, अगर बकेट का वेट 20 केजी है, और उसमें बहुत सारे अंडे पड़े हुए हैं, लेकिन एक अंडे का वेट 4 केजी है, कितने अंडे उसमें हैं? सर 5 5। 5। ये बहुत आसान से लगा। हमने फाइंड कैसे किया? टोटल वेट अपॉन एक का वेट से डिवाइड कर दिया। टोटल वेट अपॉन 1 एग का वेट से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ एग्स आ गए। वही काम यहां पर करेंगे। टोटल वेट कितना कह रहा है भाई? टोटल वेट कितना कह रहा है? 1 केजी। टोटल वेट कितना आ रहा है? वेट 1 केजी। और एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है? 9.11 इंटू 10⁻³ केजी। ये भी केजी। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया सबको कैसे मैंने किया? यस सर। एग्जाम्पल एकदम क्लियर है भाई। टोटल Yes, वेट sir. हमें पता है, टोटल वेट पता है, और एक का वेट पता है, तो हमने एक के वेट से टोटल वेट में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर हमें। अच्छा, इसका यूनिट कितना होगा? सर 9.11 इंटू 10⁻³ है वो। हाँ, -31 केजी। ये इलेक्ट्रॉन का वेट है। यस सर। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट सर कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी है। और यहाँ पर एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा ये भी देख सकते हैं कि ये ऊपर भी जो वैल्यू है वो 1 केजी है, नीचे भी क्या है? केजी है। तो ये दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बात हुई थी, मैं पूछूंगा कि कितने अंडे थे, तो आप कहेंगे 5 अंडे, न कि 5 केजी अंडे। आप ये नहीं कहेंगे, है ना? तो यहाँ पर भी इसको हमने ऐसे सोल्व किया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं, और बोर्ड में जो स्मॉल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना? और इसी बेसिस पर हम आगे बढ़ते चलेंगे, तो हमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करना आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप में पहुंच गया है। ओके। रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस is 141.3 Fermi. Express its volume in मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन है कि गोल्ड जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस गिवन है, और वो भी फर्मी में। आपको क्या करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वो भी मीटर में, मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम लेंथ, विड्थ एंड हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? मीटर क्यूब होगा।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या चेंज करेंगे, पहले ये बताइए। क्वेश्चन किसी को समझ में आ रहा है? सर पहले फर्मी को चेंज करेंगे। ओके, वेरी गुड। पहले हम क्या करेंगे, फर्मी को चेंज करेंगे। फर्मी क्या है, एक लेंथ की यूनिट है ना, और ये किसका क्या दिया हुआ है, ये रेडियस है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन में होगा, जो गिवन वैल्यू हम लिखेंगे वो होगा रेडियस r इज इक्वल टू 41.3 फर्मी। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि वो वॉल्यूम मीटर में ही पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, 41.3 इंटू 10 पावर -15 मीटर इन 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 पावर -15 मीटर होता है। ये 10 पावर -15 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। अब उसके बाद ये चेक करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। अब किसी भी वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, ये चीजें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होता है कि आखिर उसका शेप कैसा है। तो न्यूक्लियस है, इसका मतलब क्या होगा, स्फीयर होगा। न्यूक्लियस है तो इसका मतलब क्या होगा, स्फीयर होगा। और अगर स्फीयर होगा तो जो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा क्या होगा, बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। देन वैल्यू रख देंगे 4/3 इंटू 3.14 या 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे 41.3 इंटू 10 पावर -15। ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया। इसका आंसर डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं यहां पर 2.95 इंटू 10 पावर -40 मीटर क्यूब। ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन क्लियर है? देख लीजिए, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं अभी फौरन। नो सर। बाकी लोग भी रिप्लाई करें, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भी। इज इट क्लियर? अब देखिए, इन ये तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो कि हमें चीजें याद रहती हैं, उस पर न्यूमेरिकल है। मैं सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन टाइप का करना सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कैसे करेंगे, किस तरीके से यूनिट कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 1.5-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसी बेस को प्रिपेयर करके हम एक ऊंची बिल्डिंग तैयार करेंगे। जब हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हमारी बिल्डिंग ऊंची नहीं हो पाएगी। हम इन्हीं बेस को क्लियर करके आगे अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे। इवन कि 12th के स्टैंडर्ड के बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, नीट के और आईटी प्रिपरेशन करेंगे उसकी, है ना। लेकिन हमारे पास सबसे पहले बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं अभी। The density of a material। अच्छा, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? सर आ रही है। और क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। The question is, the density of a material is 0.8 gram per centimeter cube.
एक्सप्रेस इट इन एसआई यूनिट। अभी जैसे मैंने 4 यूनिट के बारे में डिस्कस किया था, 4 सिस्टम के बारे में, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर उसने पूरे पूरे सिस्टम को कन्वर्ट करना में बताया कि आप ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसे एसआई में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो गिवन वैल्यू है ये किस सिस्टम में गिवन है, एफपीएस में है, एमकेएस में है या सीजीएस में है? सीजीएस CGS। यस सर, सीरियस। और अगर हमें वो एसआई में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा तो हमें ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा? तो किलोग्राम। ग्राम ग्राम ही में रहेगा। नहीं सर, ग्राम ग्राम में रहेगा, बस सेंटीमीटर मीटर में। क्या मीटर में हो जाएगा। क्या एसआई में वेट हमारा मास ग्राम में था? यस सर। वो ग्राम में था? फिर तो सोच लो, वो किलोग्राम में करना होता। देखिए क्या है, 0.8 ग्राम, इसको जरा इजी करके लिखते हैं पर सेंटीमीटर की। अगर हम 0.8 को ऐसे रहने दें, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यहां होगा 10⁻³ किलोग्राम। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं केजी अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। सही है? देखो क्लियर है, दिख रहा है सबको? इन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। आवाज नहीं आ रही किसी की? यस सर, यस सर। हाँ, यस सर, यस। अब मैं इसको देखिए उल्टा लिखता हूं। मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, देखते रहिएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, यानी ये क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। यस सर। 10⁻² मीटर। सही है? यस सर। अब हमें ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद करेंगे, इतना हर बार करेंगे नहीं। ये कैसे आता है ये मैंने आपको बताया, लेकिन अब आप अपने माइंड में ये सेट करेंगे 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर होगा। अब देखिए यहां पर क्या करना है, यहां सेंटीमीटर क्यूब है, हम क्या करेंगे यहां भी सेंटीमीटर क्यूब करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो जब इधर पावर में 3 मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -6 मीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? 10⁻6 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, -6 मीटर क्यूब। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10⁻+6, और +6 से देखिए मैं एक स्टेप और कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻6 केजी पर मीटर क्यूब, यहां से 0.8 इंटू 10 पावर या जगह 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा होगा आंसर। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमने कई चीजें, छोटी छोटी चीजें सीखी है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था। एक तो ये हमें सीखना था कि सिस्टम जो हमें देगा वो ये नहीं बताएगा कि आपको यहाँ ग्राम से किलोग्राम में बदलना है, बल्कि वो आपको एक सिस्टम का नाम देगा। वो सिस्टम क्या नाम दिया उसने? एसआई। अब आपको एसआई सिस्टम में आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, एसआई सिस्टम में जो वे मास होता है वो किलोग्राम होता है और जो लेंथ होता है वो मीटर में होता है। तो आपको इस ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। पहला तो हमें टारगेट पता होना चाहिए कि हमें टारगेट क्या दे रहा है। दूसरी बात, हम यहाँ पर किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्ट करने का मेथड मैंने आपको यहाँ पर सिंपल वे में सिखाया कि किस तरीके से, अगर सिर्फ सिंगल पावर का हो तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता, देखिए ये हमने वॉल्यूम में किया, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता
तो क्या यहाँ क्या करते, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर होता 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे हो जा रहा। ये तीनों देख लीजिए, इसको इसको इसको, ये तीनों देखिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, और जब इसको मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और जब क्यूब किया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहीं भी जब 10 के पावर में कन्वर्जन करना हो तो इसी तरीके से कन्वर्जन करेंगे। इसको आप क्लियरली समझ लीजिएगा। कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके, तो आज 4 से 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कराए गए क्लास में। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हमने फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया कि आखिर फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए। फिजिक्स को पढ़ाया जाएगा अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके, चीजों को रट करके नहीं, बल्कि हमारा ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा हम उतना ही ज्यादा सक्सेस होंगे। कोई भी हो, जो जितना ज्यादा प्रिसाइज होता है वो उतना ही ज्यादा सक्सेस होता है। जैसे कि आप डिफेंस में देख लीजिए, मिलिट्री में बॉर्डर पर वो अपने टारगेट को जितना ज्यादा प्रिसाइज ऑब्जर्व करेगा उतना ही अपने ज्यादा अपने एमुनेशन से उस टारगेट को हिट करेगा। अगर वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तो उसको हिट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये हर जगह है, जो जितना ज्यादा प्रिसाइजली ऑब्जर्व करेगा उतना ही उसके अंदर एक्यूरेसी मानी जाएगी। तो फिजिक्स में हम जितना ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर कर लेंगे, जितनी छोटी सी छोटी चीज को, उतना ही हम क्या करेंगे, साइंस को आगे लेके जाएंगे। जैसे आप करंट टाइम में देख लीजिए, वायरस की बात हो रही है, कोरोना वायरस की। अब कोरोना वायरस किसी को दिख नहीं रहा, लेकिन साइंस की तरक्की यहां पर हमें दिख रही है कि हम एक ऐसे वायरस का पता लग पाया जिसे हम कोई अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। लेकिन क्या है, ये साइंस के सक्सेस को शो करता है कि एक ऐसा वायरस जो आंखों से नहीं देखा जा सकता और बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हम उसे प्रिसाइजली मेजर कर पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये साइंस के सक्सेस को शो करता है। और जितना ज्यादा लेवल, छोटे से छोटे लेवल पर और बड़े से बड़े लेवल पर हम जितना ज्यादा अपने मेजरमेंट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, प्रिसाइज को, एक्यूरेसी को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमारा साइंस सक्सेस माना जाएगा। तो हमारा साइंस और ज्यादा सक्सेस हुआ, और ज्यादा सक्सेस हुआ। आज से 1000 साल पहले भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते थे और आज भी हैं। लेकिन 1000 साल पहले और आज के में फर्क क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन को देख पाते हैं, उसके मास को मेजर कर पाते हैं, उसके ऊपर चार्ज को मेजर कर पाते हैं, बाकी चीजें भी मेजर कर पा रहे हैं। तो जब हम जितना ज्यादा मेजरमेंट को बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा साइंस सक्सेस माना जाएगा। क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो आज की क्लास यहां पर एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।